हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 4 मांग की कीमत लोच क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मांग की लोच की विधियों को हम इस वीडियो में पढ़ने जाएंगे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में मांग की लोच किसे कहते हैं और कीमत में परिवर्तन होने से मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। इन 5 प्रकार के परिवर्तनों को हमने पढ़ा, जिनमें अनंत, इकाई की जीरो, इकाई से अधिक, इकाई से कम और इकाई से ज्यादा मांग की लोच। उन्हें हमने ग्राफिक्स के द्वारा या चित्रों के द्वारा उनको प्रेजेंट किया और आपको कुछ एग्जाम्पल देकर समझाया और मुझे बहुत अच्छे व्यू मिले। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में हम मांग की लोच को मापने की विधियों को हम पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये विधियां आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंस है ये और यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं अरविंद जारवाल वीडियो को शुरू करता हूं। मांग की लोच को मापने की विधियां। मांग की लोच को मापने की मुख्य 3 विधियां हैं, जिनमें पहली विधि है अनुपातिक या प्रतिशत विधि, जिसको परसेंटेज मेथड कहते हैं। अनुपातिक या प्रतिशत विधि के अंदर मांग मात्रा में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से व्यक्त किया जाता है। दूसरी जो विधि है वो है कुल व्यय विधि, जिसको एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं। इस विधि के अंतर्गत कीमत में परिवर्तन से व्यय पर किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है, क्या हम उसको ज्यादा बढ़ाते हैं या उसको कम करते हैं, इसके ऊपर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तीसरा हमारा होगा ज्योमेट्री विधि, जिसको बिंदु विधि भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड भी इसको बोला जाता है। इसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि वास्तव में किस प्रकार किसी बिंदु के आसपास जो लोच है वो उसके आसपास घूमती रहती है और इससे किस प्रकार हम मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपके सामने अनुपातिक या प्रतिशत विधि को समझाएंगे, जिसमें हम इसकी पहले इंट्रोडक्शन, इसका शुरुआती कुछ बातें आपको बता दें। इस जो रीति का जो प्रतिपादन है वो प्रोफेसर फ्लेक्स द्वारा किया गया था, क्योंकि प्रोफेसर फ्लेक्स ने ही इस विधि को बताया था। इस विधि के अनुसार मांग की कीमत लोच या मांग की लोच निकालने के लिए मांग में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन का भाग दिया जाता है। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं, वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से हम अनुपातिक या प्रतिशत विधि निकालते हैं। इसका जो फॉर्मूला है ईडी बराबर, ईडी मीन्स होगा इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, मांग की लोच, मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। या हम इसको दूसरे प्रकार से निकाल सकते हैं, मांग में परिवर्तन या प्रारंभिक मांग, कीमत में परिवर्तन या प्रारंभिक कीमत। इसको हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी आपके लिए दिया है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इक्वल Q1 माइनस Q अपॉन Q, फिर अपॉन P1 माइनस P अपॉन P, या डेल्टा Q अपॉन Q या डेल्टा P अपॉन P, या इसको सिंपली फॉर्मूला जो हमने शुरुआत में मांग की कीमत लोच में पढ़ा था, डेल्टा Q बटा डेल्टा P मल्टीप्लाई P बटा Q। तो इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाएंगे। यहाँ पर सिंपल सा है, हर एक पॉइंट के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। ईडी इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड है, मांग की कीमत लोच बोलते हैं, मांग की लोच बोल सकते हैं इसको। पी मतलब प्राइस होता है, डेल्टा पी मतलब कीमत में परिवर्तन है, प्राइस में चेंजिंग, क्यू मतलब प्रारंभिक मांग मात्रा या कैसे, ठीक है, स्टार्टिंग में जो वस्तु की जो मांग थी उसको हम यहाँ पर शो करते हैं, ये मांग है, इसको हम मांग बोलेंगे, ठीक है, मांग मात्रा, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक हो गई इसमें हल्की सी। P1 परिवर्तित कीमत, P1 जो है पहले की जो प्रारंभिक कीमत थी उसको हम यहाँ पर बात करेंगे। ये जो परिवर्तित जो कीमत है इसको हम प्रारंभिक बोल सकते हैं, ठीक है। और डेल्टा और Q1 वही प्रारंभिक, क्या है, ये वस्तु की मात्रा है, प्रारंभिक वस्तु की मात्रा है, ठीक है, वस्तु की मात्रा।
थोड़ा सा टाइपिंग में हल्का सा यहाँ पर उल्टा हो गया, लेकिन आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और डेल्टा क्यू मीन्स होगा मात्रा में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? मात्रा में परिवर्तन। कोई नहीं, आपको यहाँ मैं लिख देता हूँ, इससे आपको और समझ में आ जाएगा। मात्रा में परिवर्तन, ठीक है। किसकी मात्रा में? वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, माना कि सेब की एक सेब है, उसकी कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। सेब की मांग 200 रुपए प्रति किलोग्राम। यदि सेब की कीमत घटकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, मतलब कीमत में क्या हो जाए, 20 रुपए की कमी हो जाए, और इसके फलस्वरूप सेब की जो मांग है वो 250 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है, हो जाती है। 100 से कितना हो गया? 250 हो गया, मतलब 150 रुपए क्या हो गया? बढ़ गया। तो मांग की कीमत लोग इस प्रकार निकाल सकते। तो मांग की मतलब क्या हो गया, तो निकालने के लिए क्या करेंगे? पी पहले कितना था? 100 था, तो P1 कितना हो गया? 80 हो गया। कितने का चेंज आया? 20 का आ गया। क्यू कितना था? 200 था, ठीक है। कितना हो गया? 250 हो गया। कितने का चेंज आया? 50 का चेंज आया, ठीक है। तो डेल्टा जो आपके सामने डेल्टा क्यू 50 और डेल्टा पी 20, ठीक है। तो फॉर्मूला हम बिल्कुल सिंपल से रखेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी बटा पी अपॉन क्यू, ठीक है। इससे भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज मेथड वाले से निकाल सकते हैं। दोनों से निकालोगे आपको सेम आंसर एक ही आएगा। डेल्टा क्यू 50, डेल्टा पी 20 गुणा 100 बटा 200, मतलब पहले पी कितनी थी, कीमत कितनी थी? 100 थी, और क्वांटिटी कितनी थी? 200 थी, ठीक है। निकालने क्या आएगा? 1.25। तो कह सकते हैं ना, इकाई से ज्यादा मांग की लोच। हम यहाँ एग्जांपल में निकाल सकते हैं। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, कि परसेंटेज मेथड से मांग की लोच ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको लगा के इसको निकाल सकते हैं, और इस प्रकार हम सेब की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक बोल सकते हैं। दोस्तों अब जो हमारा सेकंड जो मेथड है, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, ये 6 नंबर में आता है, या कह सकते हैं 3 मार्क्स में पूछा जाता है। कुल व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड के द्वारा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो प्रोफेसर मार्शल ने जब इस मेथड को बनाया था, तो कीमत लोच को मापने का सबसे इजी मेथड उसने बताया था। इस मेथड में कीमत में जो परिवर्तन के कारण कुल खर्च में जो परिवर्तन होता है, उसके आधार पर उसने कीमत लोच निकाली थी। मार्शल ने कहा था कि इसके अनुसार कीमत लोच निकालने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड करते समय उसने बताया था कि इकाई के बराबर, या कहते हैं ईपी इक्वल 1, इकाई से अधिक ईपी ग्रेटर देन 1, और इकाई से कम ईपी लेस देन 1। ये 3 मेथड मार्शल ने बताए थे। और तीनों को बहुत इजीली हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको मालूम होगा। ईपी इक्वल 1, ईपी ग्रेटर देन 1। याद रखना दोस्तों, जो इससे समझ में नहीं आ पा रहा है उसको, तो वो यहां से समझ ले, क्योंकि ये भी आप लिख सकते हो सिंपल सा उसमें। और ईपी लेस देन 1, ठीक है। इकाई से ज्यादा मांग की लोच, इकाई से अधिक मांग की लोच, इकाई से कम मांग की लोच। तो दोस्तों इसके अंदर हम ये बताने का प्रयास करेंगे, इकाई के बराबर मांग की लोच मतलब जब कीमत में परिवर्तन हो, कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है, यदि कुल व्यय में भी उतना ही परिवर्तन देखने को मिले, तो इकाई के बराबर मांग की लोच कहलाती है, ठीक है। इकाई से अधिक मांग की लोच जब वस्तु की कीमत में कमी देखने को मिले, तो सिंपल सी बात है, मांग मात्रा जो है, ठीक है, उसमें परिवर्तन से कुल व्यय भी क्या हो, अधिक हो, और कीमत में वृद्धि देखने को मिले, तो कुल व्यय में क्या देखने को मिले, कमी देखने को मिले। तो इस प्रकार मांग की लोच कहलाती है इकाई से अधिक मांग की लोच। और इकाई से कम मांग की लोच, कीमत में अगर कमी होती है तो मांग मात्रा में कीमत के अनुरूप थोड़ा ज्यादा क्या हो जाता है, खर्चा हो जाता है, या व्यय अधिक हो जाता है, थोड़ा सा व्यय होता है, या कीमत से थोड़ा कम व्यय देखने को मिलता है। और इसका अपोजिट हम करते हैं, कीमत में अगर वृद्धि होती है तो मांग मात्रा में क्या होगी, कमी होगी, जिसमें कुल व्यय में भी क्या होगी, मात्रा से कीमत से थोड़ी कम व्यय देखने को मिलता है। तो इस प्रकार इकाई की लोच क्या होगी, कम होगी, या एक से कम होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम आपको एग्जांपल द्वारा इसको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं, जब कुल व्यय कीमत परिवर्तन के बाद भी समान रहता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। यदि कीमत में परिवर्तन के बाद भी कुल व्यय पहले से
कम हो जाता है तो कीमत लोच इकाई से कम तथा कुल व्यय पहले से अधिक हो तो इकाई से अधिक माना जाता है। इसमें पहला हम लेके चलते हैं मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर। जब कीमत में परिवर्तन होने के पश्चात भी कुल व्यय क्या हो, पूर्ववत रहता है, मतलब पहले जैसा रहता है, तो मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर मानी जाती है। जिसके लिए एग्जाम्पल सिंपल सा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये लेके आए आपके सामने, क्योंकि इस एग्जाम्पल से आपको पूरा रीजन समझ में आ जाएगा कि जब कीमत प्रारंभिक 10 रुपए है तो मांग मात्रा 20 इकाई है, किलोग्राम में है, तो उस पर व्यक्ति 100 रुपए खर्च कर रहा है। ठीक है, जब कीमत घटकर 8 रुपए हो जाती है, कितनी हो जाती है, 8 रुपीज हो जाती है, तो कुल व्यय कितना होगा, मांग की मात्रा कितनी होगी, 25 होगी। तो हम इसको क्या करेंगे, आधे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। जब जब कुल व्यय निकाला जाता है मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, 200, 25 अट्ठा 200। ठीक है, और जब कीमत घट के 4 रुपए हो जाती है तो मांग मात्रा बढ़ के 50 हो जाती है, तो व्यक्ति तब भी उस पर कितना खर्च करेगा, 200। तो 200 यहाँ पर खर्च कर रहा है दोनों सभी चीजों पर, तो इसको हम बोल सकते हैं इकाई के बराबर मांग की लोच। ठीक है, समझ में आया होगा कि बस यहाँ पर मांग का नियम तो लागू हो रहा है, जब कीमत जैसे कम हो रही है मांग मात्रा बढ़ तो रही है, लेकिन व्यक्ति उस पर जो पैसा खर्च कर रहा है वो लगभग कैसा कर रहा है, इक्वल कर रहा है। ठीक है, और इक्वल पैसा करने से कहीं ना कहीं कुल व्यय क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने ये आपको टेबल बताया, टेबल के द्वारा हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जब कीमत 10 रुपए है तो कहीं ना कहीं कुल व्यय 200 इकाई है या 200 रुपए है, कीमत कम होकर 8 रुपए हो जाती है या फिर 4 रुपए हो जाती है, तो कुल व्यय भी 200 रुपए ही रहता है, तो कुल व्यय समान रहता है। अतः मांग की लोच कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं इकाई के बराबर रहती है। इकाई से ज्यादा मांग की लोच सिंपल से डेफिनेशन है, यदि वस्तु की कीमत में कमी होने से कुल व्यय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अथवा कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय क्या हो जाता है, घट जाता है, तो मांग अधिक लोचदार अथा इकाई से अधिक कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए सेम वही एग्जाम्पल आपके लिए है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं इकाई से अधिक मांग की लोच। जब कीमत 10 रुपए है तो मांग 200 कितनी हो गई, मात्रा 20 किलोग्राम है, और 20 किलोग्राम का मीन्स हो गया आपका 200। जब कीमत घटकर 8 रुपए हो गई तो उसने क्या की, मांग थोड़ी सी बढ़ा दी, 35 हो गई। ठीक है, और 35 अट्ठा 280 हो गए, और कीमत घट के जब 4 रुपए हो गई तो इसने क्या किया, मांग मात्रा को और बढ़ा दिया, 80 कर दिया, तो क्या हो गया, 320 हो गया। तो आपको दिख रहा होगा 200 से 280, फिर 320, और क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं ग्रेटर देन 1। ठीक है, मतलब इकाई से अधिक मांग की लोच। तो बच्चों सभी को ये बोल देता हूं कि जब जब आप इस टेबल को बनाने का प्रयास करेंगे तो कीमत तो लगभग आप इक्वल रखोगे, और ऊपर के डिजिट मांग की मात्रा भी इक्वल होगी, बस आपको 2 डिजिट में चेंज करना है। आपको निकालना है कि वास्तव में इकाई से अधिक मांग की लोच ज्ञात करनी है। एग्जाम्पल के रूप में हम इस टेबल को समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे कीमत घटती जाती है कुल व्यय क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। सिंपल सी बात है, मांग का नियम है, लागू हो रहा है। इसको दूसरे रूप में भी अगर देख सकते हैं कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है कुल व्यय भी क्या होता जाता है, घटता जाता है। अतः इस अवस्था में मांग की कीमत लोच इकाई से ज्यादा होती है। अब इकाई से कम मांग की लोच सिंपल सा है, यदि वस्तु की कीमत में कमी होने पर कुल व्यय भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो मांग की लोच इकाई से कम मानी जाएगी। इसके लिए वही टेबल हम लेके आए हैं, वही आपके लिए प्राइस, स्टार्टिंग जो प्राइस है वही कितनी है, 10 रुपए है, इसके बाद फिर 8 रुपए है, फिर 4 रुपए है। स्टार्टिंग में जो मांग मात्रा है, अब दोस्तों थोड़ा सा बस यहाँ पे चेंज करना है हमें, वही 200 रुपए है, कीमत घट के 8 रुपए हो गई, तो उसने मांग क्या की, पहले के थोड़ी सी बढ़ाई है। ठीक है ना, थोड़ा सा बताया था ना, कीमत से थोड़ा कम वृद्धि की है, तो 192 हो गया। जब कीमत घट के 4 रुपए हो गई तो मांग उसने क्या किया, अब थोड़ा सा क्या किया, इंक्रीज किया है, लेकिन वह क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो पहले 200 था, फिर 192 है, फिर 160 है। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, व्यय में कमी देखने, मतलब कीमत में कमी होने पर भी कुल व्यय भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसा कब होता है, हम बोल सकते हैं ना, मोटे अनाज बोल सकते हैं। कीमत अगर किसी की कम होती है और आय आपकी स्थिर रहती है तो कहीं ना कहीं हम उस पर खर्चा तो करेंगे, लेकिन पहले की तुलना में थोड़ा कम खर्चा करेंगे। तो इस प्रकार जो
फिगर निकल के आएंगे वो इकाई से कम मांग की लोच को क्या करते हैं, बताते हैं। तालिका से हम स्पष्ट कह सकते हैं कि जब कीमत में कमी होती है तो कुल व्यय भी क्या होगा, राशि घटती जाती है। 10 रुपए कीमत पर कुल व्यय 200 रुपए था और 8 रुपए कीमत पर 4 रुपए कीमत वाली, तो हम इस बात से स्पष्ट निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत में कमी होती जाती है, मांग मात्रा में वृद्धि तो होती है लेकिन घटती दर से वृद्धि होती है, और इस प्रकार कुल व्यय में भी कमी देखने को मिलती है जो इकाई से कम मांग की लोच को बताता है। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त जो विवेचन है उससे हम स्पष्ट निकाल सकते हैं कुछ बातें कि मांग की जो लोच है बेटा वो इकाई के बराबर होने पर अर्थात लोचदार मांग होने पर कुल व कीमत परिवर्तित होने पर भी पूर्ववत ही रहता है। इकाई से कुल जो ज्यादा मांग की लोच हम बोलते हैं तो मांग की कुल लोच इकाई से अधिक अर्थात लोचदार मांग होने पर भी कुल खर्च में विपरीत दिशा रहती है, मतलब विपरीत परिवर्तन देखने को मिलता है। और तीसरा पॉइंट है मांग की कीमत लोच इकाई से कम अर्थात बेरोजगार होने पर भी कीमत व कुल व समान दिशा में बदलते रहते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही है। कल हम आपके लिए तीसरा जो मेथड है वो लेके आएंगे। थैंक यू।